PTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। यूँ तो इस्लामाबाद में जो 3 दिन मफरूज रहा ज़िंदगी बहाल हो गई। शंघाई कॉन्फ्रेंस के मेहमानों की आमद शुरू हो गई है और उससे पहले एक बड़ा मसला ये था आइनी कोर्टों का। अदालती जंग जो है वो स्क्रीनों पर लड़ी जा रही थी और उस वक्त का मौक़िफ़ ये था हमारे हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद इत्मीनान से बैठकर उसके मुसव्वदे में बात हो। खुद हुकूमत कौन सी आइनी तरमीम लाना चाहती है ये एक मुहिम्मा बना हुआ था। हत्ता कि जिस दिन कहा जा रहा था कि काबीना पास करेगी, वज़रा के पास मुसव्वदा नहीं था, अरकान असम्बली के पास नहीं था, सेनेट के पास नहीं था। आखिर ये क्यों इतना जो है इसको एक पुरस्रार बना दिया गया, मिस्ट्रीज बना दिया गया। गुफ्तगू के लिए मैंने ज़हमत दी है मोहतरमा शाहिदा अख्तर साहिबा से, कौमी असम्बली की रुकन हैं और मैं कई बार जब इनको सुनता हूँ तो यकीन मुतासिर ही होता हूँ। शुक्रिया शाहिदा साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाईं। तो ये जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, अब आप कह सकती हैं क्योंकि एक हद तक कहा यह जा रहा है कि जमात उलमा इस्लाम उस मुसव्वदे को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गई है। ये भी कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि हुकूमती मुसव्वदे से ये अलग है, लेकिन वो मुसव्वदा है क्या? उसकी अगर मैं बिल्कुल बुनियादी चीज़ सवाल करूं, जैसे ये क्या ये जो कोर्टें लाई जा रही थी या लाई जा रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से बालातर होंगी? क्या सदर प्राइम मिनिस्टर इसको नॉमिनेट करेंगे और वो रिटायर्ड जज होंगे? जी शाहिदा साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मुजाहिद साहब, आपने सही बताया है कि एक पुरस्रारियत ज़रूर है। जिस तरीके से इस आइनी तरामीम को लाया जा रहा था, तो सबसे पहले तो हमारा एतराज़ जो है इसकी मोडेलिटी पे था, तरीक़ाकार पे था। देखें, हम असम्बली में बैठे हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है, हमारा काम है कानून साजी, आइन साजी हम करते रहेंगे। लेकिन इस तरह की कानून साजी जिसमें कि आप पूरे आइन का 1/5 हिस्सा जो है वो चेंज करने जा रहे हैं, आइनी तरमीम लेके आ रहे हैं और उसका मुसव्वदा जो है वो शेयर भी नहीं किया जा रहा ना पार्लियामेंट में। चले अगर मैं कहूँ कि पार्लियामेंट में तब आएगा जब कैबिनेट से अप्रूव होगा, लेकिन इस पे जब आप हमारा वोट ले रहे हैं, हमसे शेयर मांग रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो आप हो, पेपर वर्क हो, कोई वर्किंग पेपर हो, कुछ वर्बली तो सब अच्छा बताया जा रहा है। लेकिन जब हमारे पास एक मुसव्वदा आया, हमने देखा, पूरी तरह भी हमने उसको पढ़ा भी नहीं था और हमसे डिमांड की जा रही थी कि आप वोट करें, तो ये तो किसी तरीके भी पॉसिबल नहीं था। फिर जहाँ पे कमेटी में जो बातचीत हुई उसमें इसका भी इंकशाफ हुआ कि ये 26th अमेंडमेंट का जो मुसव्वदा है, जब बाकी पार्टियों से 1-2 पार्टियों को दिया गया था उससे भी चेंज है। तो यहाँ से फिर बात चल निकली और हमारे ख़दशात जो है वो बिल्कुल बजा निकले कि अभी इस तरह रातों रात अर्जेंसी आखिर है क्या? जब हम पार्लियामेंट में तमाम पार्टियाँ हैं, हम क्यों ना हम म्यूचुअल कंसेंसस से एक यूनानिमस एक चीज़ लेके आए। इतनी बड़ी तरमीम आप लेके आ रहे हैं, हम भी इस आवाम का हिस्सा हैं, हम भी आवाम में सुरखरू होना चाहते हैं। लेकिन फिर जब इस तरह की चीज़ें जब हमने थोड़ी बहुत स्टार्ट ही लिया, तो जब सबसे पहले तो आपका ह्यूमन राइट वायलेशन जो कि आर्टिकल 8 और क्लास 2 में है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप ह्यूमन राइट की वायलेशन में इस कदर इस्तिस्ना दे रहे हैं कि ना आपकी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, ना सुप्रीम कोर्ट में, और आप एक मिलिट्री कोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो फिर ये अवाम कहाँ जाएंगे? लेकिन शाहिदा साहिबा ये जो हम आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि हो। शाहिदा साहिबा ये दुरुस्त है कि जो वोट, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी, फिर मॉरली पॉलिटिकली मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत बढ़ गई, उनकी हर सूरत में ज़रूरत थी। अब ये कहा जा रहा है कि एक हद तक जमात उलमा इस्लाम जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो तैयार हो गई है। और मैंने फिर वही कहा कि जो अव्वल तो ये इसमें क्या कबाहत थी कि ये सामने ले आया था, उससे भी ज़्यादा अहम बात मुझे लग रही है कि काजी फाइज़ ईसा, जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, जो उसूली आदमी समझे जाते हैं,
अब जबकि गालिबन 2 हफ्ते रह गए हैं उनके रिटायरमेंट में। और आज मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस हो गए तो मज़ीद मुतनाज़ा हो जाएंगी अदालतें। यानी ये ऐसा लग रहा है कि आइनी और कानूनी तौर पर जो अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हो वो कोई किसी सूरत कबूल नहीं है शायद इस हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत के लिए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, आम तौर पे जो देखा जा रहा है तो वो तो वही है कि जो 25 अक्टूबर से पहले इतनी अर्जेंसी क्यों है। लेकिन एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हम अभी तक वो फाइनल राउंड में नहीं पहुंचे। हमने हुकूमत से जब बिलावल भुट्टो साहब आ गए थे और उन्होंने कहा कि हम इसमें जो जो आपके खदशात हैं हम उसको रिमूव करते हैं, गवर्नमेंट भी बैठे इसको दोबारा से रिव्यू कर लें इस मुसवदे को, तो उस लिहाज से अपनी कानूनी टीम, हमने पॉलिटिकल, हमारी अपनी पार्टीज़ जो इंटरनल हमारी पार्लिमानी पार्टी भी है और हमारी लीडरशिप जो है उस चीज़ को देख रही है कि हम अपना मुसवदा दें ताकि इसका जो इम्पैक्ट है उसको हम डाइल्यूट कर सकें और किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकें। लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ। ये जो ख़बरें आ रही हैं मीडिया में मुख्तलिफ हवाले से, हम भी परसों से यही सुनते आ रहे हैं कि हिमायती होंगे या वोट होगा, इस पे ये भी कबल अज़ वक्त है क्योंकि हमारी अपनी जमात के अंदर ये फाइनल नहीं हुआ। माजरत के साथ मैंने आप इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि पहले 2 टोक अल्फाज में काजी फाइज साहब कह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, फिर ये आया कि इनफरादी तौर पर नहीं लूँगा, तमाम लोगों को 3-3 साल मिलेंगे, ये तक आ गया कि काजी फाइज साहब 2028 तक रहेंगे, मंसूर अली शाह 2021 तक, पता नहीं कि ये तक सामने आ गया। अब आजकल उनकी तरफ से खामोशी है और अब गालिबन 14-15 दिन रह गए हैं। और जब तक आइन में, आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं, अथॉरिटी हैं माशाल्लाह, ये है कि जो तय हो चुका है जजिस केस में कि सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस होंगे और जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन दोनों को बाईपास किया जा रहा है। 14 जैसे मैंने कहा 14 दिन रह गए, काजी साहब खामोश हैं। मंसूर अली शाह के बारे में वो जो बिलावल साहब बात कर रहे थे आपकी क़यादत से, वो इस तरह के रिमार्क दे चुके हैं कि तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस का बीच में आ गई, वरना ये हुक और क्रुक यानी हर सूरत में अपनी मर्ज़ी की जो आईनी कोटे भी लाएंगे, अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस भी लाएंगे। और इस बारे में नून लीग का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, भले मौलाना साहब की कितनी कुर्बत शरीफ ख़ानदान से हो शायद अभी भी। जी जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, बिल्कुल मैं इसको सेकंड करती हूँ। खदशात जो हमारे थे वो एग्जैक्टली अब भी वही हैं। अगर स्ट्रेंथ होती गवर्नमेंट के पास तो कभी भी वो इस हद तक इस चीज़ को डिले ना करते और ना वो हमारी हिमायत के लिए इंतज़ार करते। और आपने देखा जिस तरह 63A का फ़ैसला रिव्यू की सूरत में दोबारा सुप्रीम कोर्ट से लिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, एक तरीक़ाकार है, लेकिन फिर जब हुकूमत ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत 2017 इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो लेटर्स बार बार लिखे जा रहे हैं, वो इसीलिए है कि इनको 2/3 मेजॉरिटी मिले ताकि वो किसी और को इस तरह ऑन बोर्ड, मैं यही कहूँगी कि टाइम उनका स्पेंड हो रहा है, हम उनके साथ इस लिहाज से नहीं है। और दूसरा ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि सिर्फ हमारे वोट से उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल रही, फिर भी इनके पास 4-5 फिगर्स ऐसे होंगे मेंबर्स की, उनकी रिक्वायरमेंट उनकी होगी, वो स्ट्रेंथ फिर भी इनके पास कम है। वो बाय होक एंड क्रुक जो भी करेंगे, हर हुकूमत, पिछली हुकूमत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि करना पड़ा था। लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। हमारे कुछ मोरल वैल्यूज़ भी होते हैं कि हमने उसको भी देखना है। पार्लियामेंट को जब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर इसकी सुप्रीमेसी को भी देखना पड़ेगा। शाहिदा साहब, आप मॉरल वैल्यू की बात कर रही हैं, आप गौर कीजिए कि यानी इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि मुनहरिफ अरकान जो है वो डालने का हक़ आपने दे दिया। यानी आपकी पार्टी से मुंतखब हो, आपकी पार्टी का लॉयल हो, वाबस्तगी हो, छोड़ दे और चाहे जिसको चाहे वोट दे। और मुझे याद है कि ये नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। उस वक्त तो उन्होंने ये कानून पास किया था कि पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी कोई रुकन उनसे इख्तिलाफ नहीं कर सकता।
इस हद तक ये चले गए थे, इसीलिए वो तरामीम बाद में आई थी। तो ये जो वाली बात है, ख़ास तौर पर ये जो हुआ है, इसने अदालतों को और ज़्यादा जो है सॉरी टू से उनके बारे में और फिर हुकूमत के इरादों के बारे में शुकूक बढ़ते जा रहे हैं शाहिदा साहिबा। एग्जैक्टली ऐसे ही। अब देखें, पहले सियासतदानों को तो कहा जाता है कि सियासत कर रहे हैं, हमारा तो काम ही सियासत करना है। पार्लियामेंट में तो हर एक पार्टी जो बैठी हुई है, बेंचेस कोई भी हो, ट्रेजरी हो, अपोजिशन हो, एक तरीक़ाकार है लेजिस्लेशन का। हम अपोज भी करेंगे, हम एक्सेप्ट भी करेंगे किसी चीज़ को। लेकिन ये है कि अब बदकिस्मती हमारे ये है कि वो इदारे जिनसे हम मुनसफ़ी की तवक्को करते हैं वो भी स्पेसिफिक हो गए, प्रो पार्टीज़ हो गए हैं। तो फिर वहाँ से आप देखें, पिछले दिहाई से जो एक सिलसिला चला आ रहा है, तो बहुत मायूस कुन है, न सिर्फ तो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बल्कि अवाम के लिए। और ये चीज़ जो है देखी जा रही कि जी, उसका सबब ये भी है कि जब 8 जजों को उन्होंने एक रिटन में दिया कि हमें धमकियाँ दी गई, उनके ड्राइंग रूम में कैमरे लगाए गए, उनको हरासा किया गया, उस वक्त पार्लियामेंट उन जजों के पीछे नहीं खड़ी हुई। आपको भी इल्म है, मैं नाम लेना नहीं चाहता कि उन 8 जजों को धमकियां किस तरह दी गई, दबाया किस तरह गया। वो केस गालिबन अभी तक सरखाने में चला गया, क्यों नहीं खोला कादवी साहब ने? जी जी देखिए, इस पे मैं सिर्फ एक ही जुमला कह सकूंगी कि देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन अपना काम करे, अपने दायरे कार में रहे। जब भी एक इंस्टीट्यूशन दूसरे के दायरे कार में मुदाखलत करता है, और बदकिस्मती से जो सिनारियो पिछले दिहाई से कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हुआ है, और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को जो है पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है। और यही चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आ रही है, एग्जेक्टिव में भी नज़र आ रही है। तो ये उन तमाम ख़राबियों की जड़ है कि जिसका कला कमा अगर करना है और या इसके असर को डाइल्यूट करना है, तो एटलीस्ट के ये वक्त है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो यूनाइट रहें, और उनका जो काम है वो उसी पे रहें कि जो बयानियाँ हम आवाम से वोट लेके आते हैं, फिर हमें उस वोट का तकद्दुस भी करना है, फिर पॉलिसियाँ भी अपनी बनानी है, और लेजिस्लेशन भी अपनी मर्जी की करनी है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस सिलसिले में बहुत हमारी तारीख बहुत ही आप कह रही एक दहाई नहीं, हमारे तो जस्टिस दोराब पटेल जैसे कि पाए के वकील ने नुसरत भुट्टो केस में नज़रिए ज़रूरत को जायज़ ठहरा दिया था, और मुशर्रफ को जो है इफ्तिखार चौधरी साहब ने 3 साल दे दिए थे, 6 मांगने गए। आप कहाँ ये खड़े हुए हैं ये लोग? वो तो चले, वो भुट्टो साहब का मामला तो दूसरा है, ये तो पूरी पास की हिस्ट्री है। आपके सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो वो लोग बरी हो गए, और अभी भी जो कोर्टों में हो रहा है आप देख नहीं रही उनकी। इसके बावजूद हो सकता है, चलें तहरीक इंसाफ से हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके 102 लोगों पे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। आपकी 25 बहनें 1.5 साल से जेल में, और अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि 9 मई में क्या करा। उसमें मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि अगर आप शरीफों और जरदारियों के इत्तेहादी हैं जमीयत उलमा इस्लाम, तो आपको एज ए खातून तो ये सवाल उठाना था ना, लेकिन अगर ये 15 औरतें जो लाहौर जेल में 1.5 साल की गर्मियाँ सर्दियाँ बर्दाश्त करती हुई गुजरी, भाई साबित करें अगर उन्होंने ऐसा करा। चले मर्द और खातून की भी तमीज़ छोड़ दें। शाहिदा साहिबा जी, मैंने जी ये कहा है कि पहले भी था, लेकिन पिछली दिहाई से बिल्कुल आश्कारा हो गए। आश्कारा मीन्स अब ये बात छुपी नहीं रही कि कौन है ये जो सब कुछ करवा रहा है। ख़वातीन की बात की है, बिल्कुल मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी किया है कि जिस तरह भी पार्लियामेंट पे रिसेंट हमला हुआ था, उस पे मैंने कहा है कि ये पार्लियामेंट पे, जब पार्लियामेंट हाउस पे हमला है, ये हर पार्लियामेंट में बैठे हुए उन तमाम मेंबर्स पे है, ABC कोई भी हो, चाहे ट्रेजरी से हो चाहे अपोजिशन पे हो, तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर है, उसको इस पे क्रेडिट लेना चाहिए, और सपोर्ट कर हम उसी से मांगते हैं, उसी से हम गिला भी करते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों है। उस पार्टी से मैं नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे मेंबर्स हैं, हमारे ईवान का हिस्सा हैं। अगर हमने आज उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। और इसी तरह पार्लियामेंट लॉजेस पे जब हुआ था उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी। और मैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए, जब एक्सक्यूज मी जी, आपकी बात तो मैं काट रही हूँ, लेकिन एक जुमला
कि जब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की कानून साजी हो रही थी तो मैंने उसको वोट नहीं किया और यही कहा कि मोरल ग्राउंड्स में मैं ज़मीर की आवाज़ पे खामोश नहीं रह सकती। मैं इस वक्त ये कानून साजी आप न करें, जिसका हक है उसको दें। अगर ये इसकी एग्जाम्पल पहले नहीं थी तो जिस तनासब से ख़वातीन की सीटें आपने पार्टी को देनी है तो हमारा भी तनासब नहीं बनता, फिर आप उसको वैकेंट छोड़ दें। इसलिए मेरी पार्टी में भी मैंने इस आवाज़ उठाई, अभी हम रिव्यू में नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। शाहिदा साहिबा फैसला आपसे एक्सेप्ट करते हैं। शाहिदा साहिबा, मुझे लाइव कहने में कोई हर्ज नहीं क्या रियली आप पहली बार आई हैं। मैं आपकी बातें जो पार्लियामेंट में सुनता हूँ और अभी भी बहुत ही इम्प्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ तो हर्ज नहीं है। आपका शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। शुक्रिया शाहिदा साहिबा। आप देख शाहिदा अख्तर साहिबा रुकन कौमी असम्बली, आप देख रहे थे कि कितने लॉजिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी। कम से कम पीपल्स पार्टी और नून लीग की ख़वातीन जब गुफ्तगू कर रही होती हैं उनको और इनसे कंपेयर करके देखिए ना। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। GTV में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेकिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा है कि 25 अक्टूबर तक आइनी अदालतें कायम हो जाएंगी और मज़ीद उन्होंने तफसील से जो बीट रिपोर्टर जिन्हें कहते हैं मारूफ इस्तिलाह में उनसे गुफ्तगू करी। इंतज़ार हैदी हमारे साथ हैं जी। इंतज़ार, आज बिलावल साहब ने ग़ालिबन गैर रस्मी ही कहूँगा जो गुफ्तगू की आप लोगों से, उसमें यही हमारे सामने आया ना कि कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार था, उसके बाद वो हर सूरत में आईनी अदालतें लाएंगे। बिल्कुल मुजाहिद बेलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ये गैर रस्मी मुलाकात थी और बीट रिपोर्टर्स के साथ ऑफ द रिकॉर्ड पहले मुलाकात हुई, लेकिन फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जिस पर उन्होंने कहा कि अगर आप इसको ऑन रिकॉर्ड करेंगे तो उन्हें इशू नहीं होगा। तो उसमें बुनियादी जो मसला था वो यही है, जो आईनी अदालतों के मामले पर, आईनी तरमीम के मामले पर हर जगह पे बहस हो रही है, उसी पर गुफ्तगू हुई। तो उनसे जब ये पूछा गया कि ये टाइम लाइन क्यों है कि हर सूरत में 25 तारीख से पहले ही आप चाहते हैं कि आईनी तरमीम हो जाए और आईनी अदालत बन जाए, ऐसा क्यों है? अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है तो उसमें तो किसी वक्त भी हो सकता है ये काम, इतनी जल्दी क्या है? उजलत क्या, खुसूसन पीपल्स पार्टी को क्या उजलत है? तो उस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि हमें उजलत नहीं है, हम तो जब से COD कायम हुआ था उस वक्त से ये कह रहे थे, लेकिन अब हमारे पास मौका आ गया तो फिर हम उस मौके से क्यों फायदा ना उठाएं और हम क्यों अपने उस देरीना मुतालिबे को पूरा न लेकिन कराएं? इंतज़ार आपने इसलिए ये भी शायद हो सकता है किसी ने सवाल किया हो कि 25 अक्टूबर तक इसलिए कह रहे थे, और आप मुझे करेक्ट कर दें कि 26 अक्टूबर को नया चीफ जस्टिस आएगा। क्या बिलावल साहब ने उनका जिक्र किया जिस पे उन्होंने ये कहा कि जी मंसूर अली शाह के बारे में बयान दे चुके हैं कि उनके आने से अदालतें मुमताज़ होंगी? इस हवाले से बात हुई? मुजाहिद साहब, आपने सही नुक्ते की तरफ निशानदेही की है। बिल्कुल असल मतम नजर यही था कि जब 25 तारीख है तो क्या इतनी जल्दी क्या है, क्या किसी चीज का खौफ है? उस पर बिलावल ने कहा कि मुझे न जस्टिस फाइज ईसा और न जस्टिस मंसूर, इनमें से किसी के हवाले से कोई खौफ नहीं है और कोई पसंद नापसंद नहीं है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि ये जो बात आप कर रहे हैं 20 तारीख की या 25 तारीख की, ये डेडलाइन या टाइमलाइन हमारा नहीं है, ये हुकूमत का हो सकता है, हमारा नहीं है। हमें अलबत्ता जब ये कहा गया था उस वक्त जब ये एक मुसवदा अचानक सामने आया, और उस वक्त ये भी कहा गया था कि तमाम जमातें जो हैं ऑन बोर्ड हैं, हफ्ता एतवार भी नहीं देखा गया और इजलास बुला लिया गया, लेकिन ऐन वक्त पर जब लेकिन इंतज़ार हैदरी, ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि जब चाहते हैं वो कहते हैं कि ये हुकूमत का फैसला है, हमारा नहीं है। अरे भाई, 2 सूबों में आपके चीफ मिनिस्टर हैं, 2 सूबों में आपके गवर्नर हैं, वजारतें आपने इसलिए नहीं ली कि मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आप तो हुकूमत में है ना। जब 2 गवर्नर हों, 2 वज़ीर आला हों, ये भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ना। इंतजार ये बात उनसे ये बात भी हुई है, और उसके साथ उनसे एक बात और भी हुई है कि आप या पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कहते हैं जमहूरियत मजबूत हो रही है, तो क्या जमहूरियत अपनी स्पेस ज्यादा ले रही है या सिकुड़ती जा रही है? क्योंकि वक्त तो ये साबित कर रहा है कि जमहूरियत मजबूत होने के बजाय कमजोर हो रही है। उन्होंने फिर उस पर ये कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है
हमारे अपने बुजुर्ग सियासतदानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब हम अपनी स्पेस लेने जा रहे हैं और अगर आईनी अदालत कायम होती है, जिसके ऊपर मेरा एक मौकफ है, तो फिर आप ये देखेंगे कि हम जिद्दोजहद कर रहे हैं उसमें हम कामयाब हो जाएंगे और आपको जमहूरियत मजबूत होती नजर आएगी। फिर उनसे ये भी कहा गया कि बाकी सियासतदान तो सब सीनियर हो चुके हैं, मोस्ट सीनियर हो चुके हैं, 70 से ऊपर चले गए हैं, आप अभी जवान हैं, तो आप खुद कहते हैं कि आपने लंबी इनिंग्स खेलनी है, सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, तो इसके ऊपर भी जरा बता दें। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि मैं लंबी इनिंग्स भी खेलूंगा और कामयाबी के साथ खेलूंगा। बड़े दावे के साथ उन्होंने ये बात की, बड़े शब्दों के साथ। अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग सवाल ये करूं, यानी वो तो जो बातें की वो मीडिया में आ भी चुकी होंगी, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, लोगों से मिलते भी रहते हैं, आपको लगा कि बिलावल साहब से गुफ्तगू करके एक आध बार मुझे भी उनसे मुलाकात का वक्त मिला है, शर्फ मिला है, कैसे कह सकते हैं, कितने इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट आपको नज़र आए बिलावल जब वो ये बात कह रहे थे? क्योंकि आपको इल्म है कि बहरहाल उनके वालिद का इन्फ्लुएंस बहुत है, हरफ आखिर उन्हीं का होता है। उनके वालिद जो हैं वो शरीफों को हर सूरत में साथ लेके चलना चाहते हैं, माजी को भुलाकर। तो आपको कितना लगा कि जिस मौक़िफ़ का वो इजहार कर रहे हैं उसमें वो एक आज़ादाना सोच का मुजाहरा कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहे हैं? बिल्कुल मुजाहिद साहब, बिल्कुल यही बात है कि बिलावल की जो अपनी खुद मुख्तारी है सियासत में, अपनी सियासी पार्टी के ऊपर गिरफ्त है, वो काफी हद तक बेहतर हुई थी। फिर कुछ ऐसे उमूर आ गए थे जब खुद जरदारी साहब ने ये कहा था कि बिलावल अभी छोटे हैं, अभी बहुत सी चीजें हैं, जिसके ऊपर एक बहस भी हुई थी। लेकिन एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सामने आ रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी स्पेस खुद ले रहे हैं और अब वक्त बताएगा कि हम कैसे कामयाब होते हैं। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जरूर बढ़ा है इस तमाम सिनेरियो में, और उन्हें लग रहा है कि अब ग्राउंड की जो सियासत है वो उन्होंने करनी है और लोगों को भी साथ लेकर उन्होंने चलना है। क्योंकि जरदारी साहब तो अब इंतजार हैदरी साहब इंतजार बता रहे थे कि बिलावल साहब ने जोर देकर कहा है कि 25 अक्टूबर तक आईनी अदालतें लाएंगे, क्योंकि यही वो डी डे या टी डे क्या कहते हैं, जब नए चीफ जस्टिस को हल्फ उठाना है। बिलावल साहब का ये बयान भी ऑन रिकॉर्ड आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस आईनी और कानूनी तौर पर होंगे उनके बारे में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम उस अहमियत के हामिल इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई कॉन्फ्रेंस का ज़रूर जिक्र करेंगे कि ये एक बड़ा तारीख़ी वाक़या होगा पाकिस्तान के लिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में मिजाज वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। जैसे मैंने कहा कि शंघाई कॉन्फ्रेंस कई एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है कि कैसे वक्त में जब पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, अभी भी आपने देखा हमारे मतीन हैदर ख़बर दे रहे थे, जोब में, फिर तुरबत में, फिर कराची में इतना बड़ा सानिया वाक़या हुआ। मतीन शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो ये भी एक देख रहे हैं आपके, चाहे जोब में हो या तुरबत में हो और कराची में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, बहरहाल उसको यानी ये वो जो दहशतगर्द हैं वो एक पैगाम तो दे रहे हैं ना एक ऐसे मौके पर जबकि इतनी अहमियत की हामिल जिसमें सरबराहान शिरकत कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल बरेलवी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए तो बलूचिस्तान में सबसे पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बारूद भरी जो है वो गाड़ी पकड़ी जो तुरबत में जो है उस गाड़ी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। फिर योब में आपने ये देखा, डिस्ट्रिक्ट योब में जब दहशतगर्दों ने जो है वो फ्रंटियर कोर की जो पोस्ट है, सिक्योरिटी पोस्ट है, उसमें घुसने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और दो जो है हाई वैल्यू जो टारगेट्स हैं उनको जहन्नम हासिल किया। और अभी जो है वो शुमाली वजीरिस्तान में और उससे पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कराची में वाक़या, ये तमाम वाक़यात अगर हम जोड़ें तो एक इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग का सामना है। लेकिन आप उसके साथ ये भी देखें पाकिस्तान की लीडरशिप, सिविल मिलिट्री लीडरशिप, उनका अज़्म, उनका हौसला, उनका रेजिलियंस। लेकिन मतीन आप ये नहीं समझते कि गालिबन एक तो ये बहुत बड़ा कामयाबी और कारनामा ही मैं ऐसे कहूँगा कि वो जो इस्लामाबाद पर, मैं तो हमले का तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन 72 घंटे बहरहाल महफूज रहा, अब वहाँ बहाल हो गई है। आज सऊदी हमारे बड़े अहम शख्सियत की आमद हुई, चाइना के 4 दिन के लिए आ रहे हैं,
तो आने वाले दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, उसकी इकॉनमी के लिए, उसके फेस के लिए। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि आपकी फॉरेन ऑफिस, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के दीगर इदारे शंघाई कॉन्फ्रेंस पे पूरी यानी अब आपको सिग्नल मिलने शुरू हो गए कि कौन प्राइम मिनिस्टर कब आएगा मतीन? बिल्कुल, ये आपका बहुत आला सवाल है। और पहले तो आपको ये बताएं कि इसके शंघाई तावन तंजीम के हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो सरबराही इजलास है, इसके तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और इसमें 100% रिप्रेजेंटेशन हो रही है। 100% इसमें 8 ममालिक के जो वज़राए आज़म और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो इसमें तशरीफ ला रहे हैं। नवे जो हैं वो भारत के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, इसी तरह एक और रुकन मुल्क के भी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। तो इस एतबार से हम देखें, सिर्फ आपको ये मैं बताता चलूँ, सिर्फ जो रशिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं उनके साथ 300 का डेलीगेशन आ रहा है, 300 आला हुकाम का। तो गैर मामूली दिलचस्पी है रशिया की इस कॉन्फ्रेंस में और पाकिस्तान में। और महज चंद हफ्ते कबल ही रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और आज सऊदी अरब का इंतहाई आला सतह का इन्वेस्टमेंट का डेलीगेशन आज उतरा है। तो ये पाकिस्तान, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान बदल रहा है। और कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। अरबों डॉलर की सरमायाकारी सऊदी अरब से होने जा रही है। कल मुफाहमत की यादाश्तों पे दस्तखत होंगे। इसी तरह आपने चीन का जिक्र किया, तो शंघाई तावन से 3 रोज़ कबल चीन के वज़ीर आज़म तशरीफ ला रहे हैं। वो 2 तरफा दौरा होगा। पहले हाई लेवल चीन के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रीमियर ऑफ चाइना, और उस दौरे के दौरान भी पाकिस्तान और चाइना की जो लीडरशिप है वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग यानी पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहता किया जाएगा। बिल्कुल आखिर में ज़रा मतीन ये बताइएगा कि आमतौर पर तो कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफ़ी और ख़ास तौर पर हमें थोड़ी सी दिलचस्पी है कि बरादर मुल्क, अब तो कहूँगा इंडिया और चाइना, इनके सहाफ़ियों की आमद का सिलसिला भी एक आध दिन में शुरू होने वाला है क्या? बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। और जो नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाना है और बीजिंग में और मॉस्को में जो पाकिस्तानी सफारतखाने हैं वो रशियन, चीनी और ख़ास तौर पे आपका जो जिक्र है, चूँकि जयशंकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा इंडियन मीडिया डेलीगेशन। मतीन हैदर साहब, अब तो हम आपसे डे बाई डे बल्कि लम्हा ब लम्हा शंघाई कॉन्फ्रेंस से अपडेट लेते रहेंगे। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।